हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक वितान का पाठ अतीत में दबे पांव का भाग 5 शुरू करने जा रहे हैं। पिछले भाग को हमने छोड़ा था कि अंग्रेजों के कारखाने के कुछ चिन्ह हमें वहां पर मिले थे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता की जहां यात्रा पर लेखक गए हुए हैं वहां हमें मिले थे। आगे हम देखते कि उन्होंने वहां पर और क्या क्या देखा। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। इसका अर्थ एक ये लगाया गया कि शहर की आबादी काफी रही होगी। मतलब छोटे घर में तो छोटे छोटे कमरे होंगे, उन्हें पता ही है ऐसा होगा, लेकिन अगर बड़े घर में छोटे कमरे हैं तो शायद शहर में बहुत सारे लोग होंगे, वहाँ बहुत सारी आबादी रहती होगी। फिर दूसरी सब ऐसा भी लगता है कि बड़े घरों में नीचे की जो जमीन तल होता था, निचला भूतल जो होता था, मतलब पहली मंजिल जो होती वो शायद नौकर चाकर रहते होंगे, इसलिए उनके लिए छोटे कमरे होते होंगे। क्योंकि ऐसा अमेरिका के नतत्व शास्त्री गेगरी पोसेल का मानना है कि बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियां हैं। कुछ घरों में ऊपर की मंजिलों के निशान भी मिले हैं, पर यहाँ सीढ़ियां नहीं है। शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियां रही होंगी जो कालांतर में नष्ट हो गई हैं, ऐसा मानते हैं। जो समय के साथ लकड़ी की सीढ़ियां नष्ट हो गई है। संभव है ऊपर की मंजिल में ज्यादा खिड़कियां, झरोखे और साज सज्जा रही होंगी। शायद ऊपर ज्यादा सजीला होगा, क्योंकि नीचे अगर नौकर रहते होंगे तो मालिक ऊपर रहते होंगे, और लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा किया होगा पूरे घर को सजाने के लिए। और कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियां भी है, ऐसा संकेत मिलता है। पर यहाँ शायद ही ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे, क्योंकि हमें यहाँ ज्यादा प्रमाण दूसरी मंजिल के नहीं मिलते हैं। और छोटे घरों की बस्ती में छोटी सकरी सीढ़ियां होती थी। उनके पायदान भी ऊंचे, मतलब कि जो ऊपर चढ़ने का जो पहला पायदान होता है वो ऊंचे होते थे। ऐसी जगह की तंगी की वजह से होता होगा, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा और जगह कम होगी। गौर किया जाए तो मोहनजोदड़ो के किसी भी घर में खिड़कियों और दरवाजों पर छज्जों के चिन्ह नहीं है। मतलब जैसे आप खिड़की दरवाजे के ऊपर थोड़ा सा छज्जा होता है कि बारिश का पानी अंदर ना आ जाए उसके लिए, तो ऐसा कहीं हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है। गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए आम प्रावधान होता है कि धूप आपके घरों में ना आ जाए। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी, क्या ऐसा माना जा सकता है। और मोहनजोदड़ो की जानी मानी मोहरों के पशु याद आ गए कि शेर, हाथी, गेंडा इस मरुभूमि में हो नहीं सकते। मतलब क्योंकि मरुस्थल आज बना है, लेकिन उस समय तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की मोहरों के ऊपर शेर, हाथी और गेंडा ऐसे जानवरों के चिन्ह मिले हैं। तो मतलब यहाँ पर जंगल भी होगा माना जा सकता है, क्योंकि ये सारे जानवर तो जंगल में रहते हैं और यहाँ पर अच्छी खेती भी होती होगी, ऐसा मानते हैं। तो उस समय यहाँ पर हरियाली होगी। पुरातत्व सीरीन रत्नागर का मानना है कि सिंधुवासी कुओं से सिंचाई करते थे। मतलब नदी की बजाय कुओं के पानी से सिंचाई की जाती थी। और दूसरी तरफ मोहनजोदड़ो को किसी खुदाई में नहर होने का प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि इन्होंने नहर नहीं बनाई थी। और यानी बारिश काल में काफ़ी होती होगी, क्योंकि इन्हें नहरों की इससे शायद जरूरत नहीं पड़ती होगी कि यहाँ बारिश बहुत होती होगी। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूजल में कोई पहुँच से दूर चला गया है क्या, क्योंकि यहाँ शायद बारिश बाद में कम होने लगी होगी धीरे धीरे, तभी तो ये रेगिस्तान बना है। और बाद में कुएं भी बहुत सारे बनने लगे थे। और क्या बारिश के अभाव में ये इलाका उजड़ा, उसके साथ सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता भी उजड़ गई, क्योंकि यहाँ बारिश की कमी के कारण ही शायद यहाँ का पूरा इलाका उजड़ने लगा है, लोग यहाँ से पलायन करने लगे हैं। मोहनजोदड़ो में उस रोज हवा बहुत तेज बह रही थी जिस दिन लेखक घूम रहा था। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर में दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साय साय की ध्वनि की आवाज आकर हमारे कान के आसपास आती है। आप खुली जगह में घूमते हो तो वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन के गुजरते हुए किनारे की पटरी के अंतराल में रह रहकर हवा लयबद्ध होती है। जैसे ही आप अगर सड़क पर घूमते हो तो आपके आस कोई वाहन, बड़ा वाहन तेजी से निकलता है तो आपको हवा की आवाज़ सुनाई देती है। और सूने घरों में भी हवा इसी प्रकार से चलती है, क्योंकि उन घरों में कुछ सामान और व्यक्ति नहीं होने से पूरे कोने कोने खाली होते हैं और हवा वहाँ टकरा टकरा कर आवाज़ें करती है। और यहाँ पर एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता है। आखिर सब खंडर है, सब कुछ खुला हुआ है, अब कोई घर अलग नहीं है, सब आप एक के अंदर एक चले जा सकते हो। एक घर दूसरे से खुलता है, दूसरा तीसरे से खुलता है, सब आपस में खुले हुए हैं। जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा सा घर हो गई है, लेकिन घर का एक नक्शा ही नहीं होता, हर घर का एक संस्कारमय आकार होता है। भले ही वो 5000 साल पुराना क्यों न हो, हमें कमोबेश हर कोई पाँव आहिस्ता उठाते हुए हर घर से दूसरे घर में बेहद धीमी गति से दाखिल होना चाहिए, क्योंकि हम फिर भी वो घर खंडर हो गए हैं, लेकिन हम वैसा नहीं मानेंगे। हम यही मानेंगे कि वहाँ जीवन था और आज भी जीवन है। ऐसा मानते हुए हम हर घर की दहलीज की इज्जत करेंगे और बड़े ही आराम से शांति से एक घर से दूसरे घर में प्रवेश करना चाहिए हमें। मानो मन में अतीत के निहारने की जिज्ञासा ही नहीं हो, किसी अजनबी घर में अधिकारी चहल पहल आदमी का अपराध बोध हो, क्योंकि सही बात है अगर घर में कोई नहीं है फिर भी हम खाली घर में जब जाते हैं बिना अनुमति के, तो हमें लगता है कि हमें अनुमति लेकर जाना चाहिए था, जैसे कि हम चोरी करने के लिए चुपचाप घुस रहे हों, ऐसा हमें लगता है।
लेकिन यह मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक अभियान की ही खूबी थी कि मिट्टी के इंच दर इंच कंघी कर इस कदर शहर की गलियों और घरों को ढूंढा है, सहेजा है कि एहसास लगता है कि आज भी यह सभ्यता जीवित है। अनचाहे मुझे मोहनजोदड़ो की गलियों का घरों में राजस्थान का ख्याल न आए, ऐसा नहीं हो सकता। महज इसलिए नहीं है कि पश्चिम राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी है, कई चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ से वहाँ जोड़ लाती है। मतलब बिल्कुल लेखक के मन में विचार आ जाता है कि मोहनजोदड़ो की गलियों में घूमते हुए राजस्थान और गुजरात का ख्याल आना, ये कारण रेगिस्तान के कारण नहीं आता है, ये कारण वहाँ की सभ्यता और संस्कृति की बहुत सी चीज़ें समान है, इस कारण ये ख्याल लेखक के मन में आता है। जैसे हजारों साल पुराने यहाँ के जो खेत हैं, बाजरे और ज्वार की खेती एक जैसी होती वहाँ पर। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए कुलधरा की याद आ जाती है उनको, और जैसलमेर के मुहाने पर पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत सा गांव है वहाँ पर, उसकी भी उनको याद आती है, जो पूरा गांव पीले पत्थर से बना हुआ है। और खूबसूरती में हरदम एक गमी व्याप्त होती है, मतलब जो चीज़ें सुंदर होती है उसमें कहीं ना कहीं दुख जरूर से होता है। और गाँव में घर है पर यहाँ पर लोग नहीं हैं। कोई 150 साल पहले राजा के तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बाशिंदा रातों रात अपना घर छोड़कर चला गया था। जो जैसलमेर के पीले पत्थर से बने हुए गांव की हम बात कर रहे हैं, और पूरा गांव खाली हो चला है और दरवाजे असबाब पीछे लोग उठा ले गए हैं, मतलब लोगों ने वहाँ की खिड़की दरवाजे तक तोड़ दिए हैं, घर को खंडर बना दिया है, लेकिन वो ढहे नहीं है, मतलब टूटे नहीं हैं। घरों की दीवारें, प्रवेश खिड़कियाँ ऐसी है जैसे कल की बात हो, लोग निकल कर गए हैं। वक्त वही रह गया है कि 150 साल में भी वो खंडर ऐसे ही लगते हैं कि लोग अभी यहाँ पर रहकर गए हैं। राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की ईंटों के घर आज वैसे मिलते हैं जैसे हजारों साल पहले हुआ करते थे। मतलब मोहनजोदड़ो की सभ्यता को वो आज के वर्तमान से जोड़ते हैं। और जॉन मार्शल के मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों का एक विशद प्रबंध छपवाया है। उसने खुदाई में मिली ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी में बढ़ती जा रही ठीक उसी तरह की बैलगाड़ी का भी चित्र दिया है। मतलब उन्होंने ठोस पहियों वाली मिट्टी की गाड़ी मिली है उसका चित्र दिया है, साथ में ही जो उस समय सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में जो बैलगाड़ी मिली है उसका भी चित्र उन्होंने दिया है, जो उन्होंने शोध पत्र छपवाया है जॉन मार्शल में। उसकी विशेषता है, लेखक बता रहा है कि उन्होंने क्या क्या छपवाया है उसमें। और तस्वीर से उन्होंने एक सतत परंपरा का इजहार किया है। हालांकि कमानी और आरे वाले पहिए का आविष्कार बहुत पहले ही हो चुका था, जब मैं बहुत छोटा था। हमारे गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिए बैलगाड़ी में जुटते हैं। लेखक अपने बचपन की यादें यहाँ पर आपको साझा कर रहे हैं। और दुल्हन पहली दफ़ा इसी बैलगाड़ी में ससुराल जाती थी, और बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी में आरे वाले पहिए बाद में लगने लगे। अब तो उनमें जीप के उतारू पहिए लगने लगे हैं, मतलब जीप के जो पुराने पहिए होते हैं वो लगा दिए जाते हैं उनमें। अब हवाई जहाज के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद में ऊंट गाड़े का भी आविष्कार हो गया कि वो पुराने पहिए हवाई जहाज के उसमें लगा दिए जाते हैं ऊंट गाड़े में। और रेगिस्तान के जहाज से हवा के जहाज को इस प्रकार से उन्होंने जोड़ दिया है। हालांकि कहना बहुत मुश्किल है कि दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट गाड़े का अब वहाँ से कभी इस्तेमाल होता होगा क्या, क्योंकि आजकल की शादियों में तो हम कार और मोटर कारों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे मेजबान ने ध्यान दिलाया कि मोहनजोदड़ो का अजायब घर देखना ही बाकी है, तो हमें भाई मोहनजोदड़ो का अजायब घर, जिसको हम म्यूजियम कहते हैं, उसको देखने की तरफ लेखक जाते हैं। और खंडर से निकलकर हम उस साबुत इमारत में आ गए हैं, लेकिन क्योंकि जो अजायब घर है, जो म्यूजियम है, वो तो पूरी नई सरकार की बनी हुई इमारत है, बिल्डिंग है, वो वहाँ पर आ गए हैं। लेकिन प्रदर्शित सामान जो आपको खंडर से निकल कर आया है ऐसा एहसास नहीं देता है, क्योंकि उसमें रखी हुई सारी चीज़ें खंडर की पुरानी चीज़ें हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम अभी भी खंडर में ही घूम रहे हैं। अजायब घर छोटा ही है, जैसे किसी कस्बाई स्कूल की इमारत हो, जैसे किसी गाँव के स्कूल की इमारत हो, ऐसा ही है। सामान भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन में है। यह अकेले मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों, मतलब उसको पंजीकृत करना, मतलब सरकार ने सो मोहर लगाई है कि ये चीज़ें यहीं से लगी, इसको पंजीकृत करना कहते हैं, की संख्या 50,000 से भी ज़्यादा हो गई है। इतनी चीज़ें यहाँ से प्राप्त कर ली हमारे खोजकर्ताओं ने, मगर जो मुट्ठी भर चीज़ें यहाँ मिलती है, पहुँची हुई सिंधु सभ्यता की झलक दिखाने के लिए काफ़ी है। काला पड़ गया गेहूँ का दाना, तांबे और कांसे के बर्तन हैं, यहाँ मोहरे हैं, इनके वाद्य यंत्र है, चाक पर बने विशाल चाक पर बने, मतलब ऐसे जो कुम्हार का चाक पर जो होता है गोल गोल, उस पर जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं, बर्दभांड वाले मिट्टी के बर्तन, उन पर काले भूरे चित्र बने हुए हैं। और चौपड़ की गोटियाँ, जो महाभारत का मैंने बताया था खेल में जो चौपड़ का खेल होता है, उसकी गोटियाँ, दिए मिले हैं, नाप तोल के पत्थर मिले हैं, तांबे का आईना मतलब मिरर आपको मिला है, और मिट्टी की बैलगाड़ी मिली है, दूसरे खिलौने मिले हैं,
दो पार्ट वाली चक्की आटा पीसने की वो मिली है आपको, जो पुराने चक्की को ऐसे घुमाकर आटा पीसते थे। कंघी मिली है, मिट्टी के कंगन मिले हैं, रंग बिरंगे पत्थरों के मन के मतलब मोती वाले हार मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं। अजायब घर में तैनात अली नवाज बताते हैं कि कुछ सोने के गहने भी यहाँ हुआ करते थे जो फिर चोरी हो गए थे। एक खास बात यहाँ है कि कोई भी महसूस करेगा कि अजायब घर में बदल से चीज़ों में औजार तो हैं पर हथियार कोई नहीं है, तो मोहनजोदड़ो क्या हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंध सभ्यता में हथियार उसी तरह कहीं नहीं मिले जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। मतलब ये लोग औजार थे, मतलब खेती करते थे, जीवन यापन करते थे पर युद्ध नहीं करते थे। और इस बात को लेकर विद्वान सिंधु सभ्यता के शासन सामाजिक प्रबंध के तौर तरीकों समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ अनुशासन जरूरी था पर तब ताकत के बल पर नहीं था, क्योंकि वहाँ पर युद्ध नहीं होता था। और वे मानते हैं कि कोई सैन्य सत्ता शायद ही न रही हो मगर कोई अनुशासन जरूरी था, क्योंकि सैनिकों की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि सैनिक अगर होते तो हथियार जरूर होते वहाँ पर। जो नगर नियोजन, वास्तुशिल्प, मोहर ठप्पो, पानी या साफ सफाई जैसे सामाजिक व्यवस्थाओं पर वो लोग ध्यान देते थे और एक रुपता लाकर अपना पूरा जीवन आराम से चलाते थे। और दूसरी बात यहाँ पर ये देखी गई है कि जो सांस्कृतिक धरातल पर सिंधु घाटी सभ्यता को दूसरी सभ्यताओं से अलग खड़ा करती है वो है प्रभुत्व या दिखावे के तेवर का नदारद होना। मतलब यहाँ पे प्रभुत्व नहीं है, सेना नहीं है, राजा नहीं है या युद्ध नहीं है और यहाँ पर दिखावा नहीं है, जो दूसरी सभ्यताओं से सिंधु सभ्यता को पूरी तरह से अलग करती है। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन तो करने वाले महल, उपासना के स्थल, बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, मूर्तियाँ, पिरामिड हमें मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के जो भव्य राजप्रसाद मिले हैं वहाँ ना तो मंदिर मिले हैं, ना राजाओं के महल मिले हैं, ना महंतों की समाधियाँ मिली हैं। यहाँ के मूर्ति शिल्प में छोटे छोटे औजार भी, मोहनजोदड़ो के नरेश के सिर पर जो मुकुट है शायद उससे छोटे सिरपेंच की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो उन लोगों ने नावें बनावट में मिस्र की नावों जैसी होती थी, वे आकार भी छोटी रही हुए आज के मोहरों में कह सकते हैं कि वह लो प्रोफाइल सभ्यता थी, लघुता में महत्ता का अनुभव करने वाली संस्कृति थी। मतलब हमें हमारे विश्व की दूसरी सभ्यताओं से बहुत छोटी छोटी चीज़ें इस सभ्यता में मिली है, लेकिन हम मान सकते हैं कि अपने आप को विशाल बनाने की बजाय इन्होंने उच्च और आदर्श बनाना अच्छा समझा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता ने, राजाओं ने, वहाँ के शासकों ने और वहाँ के लोगों ने। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लो प्रोफाइल सभ्यता थी। लो प्रोफाइल मतलब कि ज़्यादा दिखावा नहीं था, आडंबर नहीं था वहाँ पर, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा महत्व है उस सभ्यता का, बहुत ही ऊंची सभ्यता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर ही नहीं था, उसमें साधनों की व्यवस्था भी हमको बहुत सारी देखने को मिलती है। फिर भी इसकी संपन्नता की अगर हम बात कहीं देखें, मतलब इसके पैसों की अगर अमीरी की बात देखें हम लोग, तो इसकी भव्यता का आडंबर नहीं है, मतलब कि ज़्यादा बनावट नहीं है, ज़्यादा दिखावा नहीं है। और दूसरा कारण ये भी था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पिछली सदी में ही मिले हैं हमको, मतलब ज़्यादा पहले इसकी खोज भी नहीं हो पाई है। इसमें अभी बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं जिनको अभी हमें खोजना बाकी है। और सिंधु घाटी के लोग कला का बहुत ज़्यादा महत्व रखते थे और वास्तुकला नगर नियोजन में ही नहीं बल्कि धातु, पत्थर, मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन और उस पर चित्र बनाना, मनुष्यों के, वनस्पति, पशु पक्षियों के चित्र बनाना, मोहरे बनाना, बारीकी से आकृतियों को बनाना, खिलौने बनाना, केस विन्यास मतलब अलग अलग तरह की चोटियाँ, बालों को सजाना बनाना, आभूषण मतलब जेवर ज्वेलरी को पहनना, ऊपर से सुघड़ अक्षरों की लिपि रूप सिंधु घाटी की लिपि है जो कि अभी पढ़ी नहीं गई है लेकिन उन्होंने लिखा जरूर है उस समय भी। ये सारी कलाओं में बहुत ज़्यादा माहिर थे। पुरातत्ववेत्ता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी एक सौंदर्य बोध जो राज पोषित या धर्म पोषित नहीं होकर समाज पोषित था, क्योंकि वो समाज की ओर ध्यान देता था, न कि राजा और धर्म नेताओं की तरफ ध्यान देती थी सभ्यता। अजायब घर में रखी चीज़ों में कुछ सुइयाँ भी मिली है, मतलब सिलाई का काम भी वो लोग जानते थे, मतलब कपड़े का वो ज्ञान रखते थे। और खुदाई में तांबे और कांसे की तो बहुत सारी सुइयाँ मिली है। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयाँ मिली है जिसमें से एक 2 इंच लंबी है। समझा गया है कि ये बारीक कशीदेकारी का काम करने के लिए सुई का प्रयोग होता होगा। याद करें नर्तकी के अलावा मोहनजोदड़ो के नाम से प्रसिद्ध जो दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति है उसके बदन पर बहुत ही आकर्षक मतलब बहुत ही सुंदर गुलकारी वाला दुशाला, मतलब कि जो शॉल होती है ना उसे दुशाला बोलते हैं, तो गुलकारी मतलब कसीदा करा हुआ उसके ऊपर वैसा मिला है आपको। और आज छापे वाले कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान बन गई है और कपड़ों पर छपाई का आविष्कार बहुत बाद में हुआ है। और खुदाई में सुइयों के अलावा हाथी दांत और तांबे की सुइयाँ भी मिली है। जानकार ये बताते हैं कि यहाँ दरियाँ बनती होगी क्योंकि तांबे की और हाथी दांत की सुइयाँ बहुत मजबूत होती है, बड़ी बड़ी सुइयाँ मिली है। शायद ये लोग दरियों को बनाने का काम भी करते थे और शायद कभी हासिल न हो क्योंकि मोहनजोदड़ो में अब खुदाई बंद कर दी गई है। सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल
बढ़ने लगा है, मतलब नदी के पानी के रिसाव के कारण, है ना। और मौजूदा खंडर को बचाना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि शायद वो नदी के खार के कारण वो खंडर भी धीरे धीरे समाप्त हो जाए। ये बड़ी ही विडम्बना है, लेकिन हमें आशा है कि शायद भविष्य में इस पर वापस से काम शुरू होगा, कुछ नई तकनीक का प्रयोग किया जाएगा जिससे इस समस्या को दूर किया जा सके और सिंधु सभ्यता के जो अनसुलझे रहस्य है उन्हें वापस से हमारे सामने उजागर किया जा सके। धन्यवाद।